नमस्कार साथियों, टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के वर्णमाला से संबंधित सीजी व्यापम, सीजीपीएससी व अन्य परीक्षाओं में बार बार पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अनूठा संग्रह देखने वाले हैं। साथ ही साथ पूरा कॉन्सेप्ट भी समझते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला स्वर व्यंजन से लेकर, वो पहला है, निम्नलिखित में से लघु स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है री और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो निश्चित रूप से साथियों, आप सभी को मालूम भी होगा, जो मात्रा या उच्चारण की दृष्टि से स्वर को तीन भागों में बांटा गया है, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जिसमें से देखा जाए तो लघु स्वर में ये जो ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है वो आता है री, अर्थात इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। आइए स्वरों के प्रकारों को समझते हैं। मात्रा और उच्चारण के आधार पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है वो तीन प्रकार से, ह्रस्व या लघु कहते हैं पहला, दीर्घ या गुरु स्वर कहते हैं दूसरा, और तीसरा जो होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4। याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन में ये री दिया भी है। और आपको यदि पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वर या लघु स्वर की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 4 होती है, अ, ई, उ और री। तो इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वही अगर हम दूसरा बात करें दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय, 2 मात्रा का समय लगता है, उसे दीर्घ या गुरु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या होती है 7। ये इससे भी बहुत बार प्रश्न बना है साथियों, इसलिए इसे भी याद रखिएगा कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ। इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। वही तीसरा प्रकार का बात करें, तीसरी प्रकार, तो प्लुत स्वर होता है जिनके उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय या 3 मात्रा का समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। किसी को देर तक पुकारने या नाटक के संवादों में इसका महत्वपूर्ण प्रयोग होता है। इसके लिए ये वाला जो चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसका प्रयोग होता है, याद रखिएगा। जैसे कि राम, तो हमें देर तक किसी शब्द को बोलना होता है तो हम इस स्वर का उपयोग करते हैं। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, याद रखिएगा साथियों। वही अगर हम उत्पत्ति के आधार पर देखें तो ये भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो उत्पत्ति के आधार पर साथियों 2 भागों में बांटा गया है, मूल स्वर और संधि स्वर। तो मूल स्वर में तो वही आ जाएगा जो हमारा ह्रस्व स्वर, या फिर जो लघु स्वर है वही, उसी को मूल स्वर कहते हैं। लेकिन हमें यहाँ संधि स्वर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो प्रश्न पूछा गया है साथियों वो संधि स्वर से कई बार आ चुका है। तो संधि स्वर को समझते हैं, जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं तो उसे संधि स्वर कहते हैं। याद रखिएगा, जब 2 स्वर मिलकर एक नया स्वर बनाते हैं तो उसे बोलते हैं संधि स्वर। और संधि स्वर के 2 भेद है, 2 प्रकार है, याद रखिएगा, दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। तो दीर्घ जो स्वर में है उसे देख लेते हैं। दीर्घ स्वर में याद रखिएगा, जब 2 सजाती स्वर मिलते हैं तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि अ धन अ मिलाकर आ, ई धन ई मिलाकर बड़ी ई, और वही ऊ धन ऊ मिलाकर बड़ा ऊ, तो इसे बोलते हैं दीर्घ संधि स्वर। और वही हम बात करें संयुक्त स्वर, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार बना है, आगे हम देखने वाले भी हैं साथियों कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। तो जब 2 विजातीय स्वर मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4, याद रखिएगा, इनकी संख्या होती है 4, जिसमें से अ में ई, छोटा ई मिला देते हैं तो ए बन जाता है, अ में यदि ए को मिला देते हैं तो ए बन जाता है, अ में यदि उ को मिला देते हैं तो ओ बन जाता है, और वही अ में ओ को मिला दिया जाता है तो औ बन जाता है। तो इसे भी याद रखिएगा। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ ध्यान देते हैं साथियों। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम इनके तथ्यों को समझते जाएंगे, और भी हम स्वर के प्रकार देखने वाले हैं, जैसे कि मुख के खुलने के आधार पर, तो हम अन्य प्रश्नों में देखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 5। तो निश्चित रूप से साथियों, अभी हमने लघु स्वर या ह्रस्व स्वर पढ़े हैं, उसी को मूल स्वर भी कहते हैं। तो मूल स्वर की संख्या जो होती है वो 4 होती है साथियों, और वो 4 जो है अ, ई, उ और ऋषिक्री है। ये चारों को ही मूल स्वर भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौखिक स्वर है, ऑप्शन ए देखते हैं उ, औ, ए, ऑप्शन बी है अ, आ, ई, ऑप्शन सी है उ, ओ, ए, और ऑप्शन डी है उम, ए। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी होगा।
और इसका जो विशेष तथ्य है उसको समझते हैं। मौखिक स्वर को निर्नुनासिक भी कहते हैं। इन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। उदाहरण के लिए अ, आ, ई। और अनुनासिक स्वर की बात करें तो ऐसे स्वर जिसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है उसे जो है अनुनासिक स्वर कहते हैं। और उसका जो उदाहरण देखा जाए उदाहरण तो अम, आम, इम। तो याद रखिएगा जिसमें जो है चंद्र बिंदु लगा रहता है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो विशेष रूप से याद रखिएगा मौखिक स्वर पूछा जा चुका है साथियों, ये सीजी व्यापम में पूछा जा चुका है पहले भी, तो निश्चित रूप से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, प्लुत स्वर किसे कहते हैं, अभी हमने ऊपर देखे भी हैं जब हमने स्वर के प्रकार देखे। तो निश्चित रूप से साथियों प्लुत स्वर जो है त्रिमात्रिक स्वर जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक हुआ है साथियों थोड़ा, तो त्रिमात्रिक जो है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। 3 मात्राओं का समय लगता है, अर्थात जो है लघु स्वर से तिगुना समय लगता है, उसे हम जो है प्लुत स्वर कहते हैं। त्रिमात्रिक इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, दिए गए रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प का चयन करें। जिन स्वरों के उच्चारण में खाली स्थान स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है उन्हें खाली स्थान स्वर कहते हैं। तो ऑप्शन ए है प्लुत या ह्रस्व आएगा, या ऑप्शन बी ह्रस्व या प्लुत आएगा, तो ऑप्शन सी ह्रस्व या दीर्घ, और ऑप्शन डी दीर्घ या प्लुत। तो निश्चित रूप से साथियों आपको पता होगा कि जिन स्वरों में जो है जिन स्वरों का तिगुना समय लग रहा है, अर्थात हम जो है ह्रस्व स्वर की बात कर रहे हैं और प्लुत स्वर की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। ह्रस्व स्वर से जो है प्लुत स्वर का जो, क्योंकि मात्रा त्रिमात्रिक है तो इसमें जो है तिगुना समय लगता है, तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। पहले वाले में ह्रस्व आएगा और तीसरे वाले में प्लुत आएगा। आगे बढ़ते हैं, मात्रा किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है वर्णों पर लगाए जाने वाले चिन्हों को, ऑप्शन बी है विराम चिन्हों को, ऑप्शन सी है वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपके हिसाब से क्या होगा कमेंट करके बता सकते हैं साथियों। निश्चित रूप से इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है। याद रखिएगा साथियों, वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को ही मात्रा कहते हैं। अभी हमने जो है लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर है जो वो मात्रा में लगने वाले समय के हिसाब से ही, मात्रा के अनुसार ही उन्हें 3 भागों में बांटा गया है, जो है लघु, दीर्घ और प्लुत। तो निश्चित रूप से वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को ही मात्रा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है संयुक्त स्वर, ऑप्शन बी है दीर्घ स्वर, ऑप्शन सी है संधि स्वर, ऑप्शन डी है मूल स्वर। तो निश्चित रूप से साथियों हमने ऊपर देख भी चुके हैं, संधि स्वर में 2 प्रकार बताया गया है, संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर। तो संयुक्त स्वर में जो है अलग अलग जो है अलग अलग स्वर के मिलने से संयुक्त स्वर बना है। वही दीर्घ स्वर में देखें हम सेम जो स्वर है, एक ही प्रकार के स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाए हैं। तो निश्चित रूप से भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से संयुक्त स्वर बनता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। और यह जो है सीजी व्यापम टेट 2011 में पूछा गया है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ए स्वर का प्रकार है। ऑप्शन ए देखते हैं ह्रस्व स्वर का, ऑप्शन बी है मूल स्वर का, ऑप्शन सी है दीर्घ स्वर का, और ऑप्शन डी है संयुक्त स्वर का। तो निश्चित रूप से साथियों आप सभी को ऊपर हम लोग जब समझे हैं उसके अनुसार आपको पता चल गया होगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ में समानता का आधार यह है कि ये सभी, ऑप्शन ए है प्लुत स्वर है, दीर्घ स्वर है, ऑप्शन सी है ह्रस्व स्वर है, और ऑप्शन डी है अनुस्वार स्वर है। तो निश्चित रूप से साथियों यह जो है अगर मात्रा या उच्चारण के आधार पर देखा जाए तो ये दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं, याद रखिएगा। आ, ई, उ, ए, ओ, औ जो है दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से वृत्तमुखी स्वर किसे कहते हैं। निम्नलिखित में से वृत्तमुखी स्वर है ये पूछा जा रहा है साथियों। तो ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है उ, ऑप्शन सी है ए, और ऑप्शन डी है ई। इसे हम बहुत बारीकी से अभी समझेंगे भी। अभी तो इसका आंसर जो है साथियों ऑप्शन बी होगा। अब हम इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो चलिए साथियों इस क्वेश्चन के आधार पर देखा जाए तो ओंठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है वृत्तमुखी स्वर। तो याद रखिएगा जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्त या गोला बन जाते हैं, गोला बनाते हैं, उसे जो है वृत्तमुखी स्वर कहते हैं, जिसमें जो है साथियों उ, बड़ा उ, ओ और औ आ जाता है। जिसमें आप देख सकते हैं इसमें जो इस प्रश्न में पूछा गया है उ को पूछा गया है, तो निश्चित रूप से जो बी ऑप्शन दिखाई दिया वही हमारा आंसर है। और अवृत्तमुखी स्वर की बात करें तो बचा जो है अ, आ, ई और
बड़ा ई और ए तो ये जो है अवृतमुखी स्वर है साथियों। तो ये जो है साथियों होंठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। वही अगर हम आगे देखें साथियों तो इसमें जो है स्वरों को और जो है मुख खुलने के आधार पर बांटा गया है। तो 4 भागों में बांटा गया है। विवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में पूरा मुख खुले और उस स्वर को जो है विवृत स्वर कहते हैं और उसका उदाहरण केवल आ है। वही अर्ध विवृत स्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में आधा मुख खुले तो अ, ए, औ और आगत स्वर जो आ है उसे जो है अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। वही संवृत स्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद रहे उसे जो है संवृत स्वर कहते हैं। ई, बड़ी ई, ऊ और ऊ ये जो है संवृत स्वर कहलाता है। वही अर्ध संवृत स्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में आधा मुख बंद रहे उसे जो है अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। तो उसका जो उदाहरण है साथियों वो ए और ओ है। तो इस प्रकार मुख खुलने के आधार पर भी बांटा गया है। वही अब अगर हम स्वर का प्रकार देख ही रहे हैं तो इसे भी देख लेते हैं। जीभ के द्वारा प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जिसमें देखते हैं पहला है अग्रस्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। इसका भी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं साथियों। बहुत बार इससे भी प्रश्न पूछा गया है। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अगला हिस्सा से होता है, अगले भाग से होता है, आगे से होता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। जिसमें जो है 4 जो वर्ण है वो आते हैं, 4 स्वर आते हैं। ई, बड़ी ई, ए, इसे जो है अग्रस्वर कहते हैं साथियों। मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है तो उसे मध्य स्वर कहते हैं। इसमें केवल अ आता है साथियों, तो इसे याद रखना बहुत आसान होगा। मध्य स्वर से भी कई बार पूछा गया है, केंद्रीय भाग से ऐसा करके पूछा गया है। आने वाले अभी हम वीडियो देखेंगे। तीसरा देखें पश्च स्वर। तो पश्च स्वर जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पीछे के भाग से होता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। जिसमें आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ, तो ये जो 5 हैं वो पश्च स्वर में आता है। निश्चित रूप से साथियों इन सभी कॉन्सेप्ट से जो बने हैं क्वेश्चन उसे हम देखने वाले हैं आगे वीडियो में, तो बने रहिएगा साथियों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा अग्रस्वर है? ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है उ, ऑप्शन सी है ओ और ऑप्शन डी है ई। तो निश्चित रूप से साथियों आप सभी को मालूम होगा अ तो मध्य स्वर है और उ और ओ की बात करें तो ये जो है पश्च स्वर में आता है। वही अगर हम अग्र स्वर की बात करें तो अग्र स्वर में आता है ई। तो निश्चित रूप से हमने अभी ऊपर देखे भी हैं, तो निश्चित रूप से ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अ किस प्रकार का स्वर है? तो निश्चित रूप से साथियों अ जो है मध्य स्वर है या केंद्रीय भाग का स्वर है। जो हमने अभी जिह्वा के भाग के हिसाब से हमने जो स्वरों का वर्गीकरण किए थे उसमें हमने मध्य स्वर में देखे अ को। तो निश्चित रूप से इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य केंद्रीय स्वर है? तो इसका भी आंसर साथियों अ ही, ऑप्शन डी ही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो निश्चित रूप से साथियों इसमें देखा जाए तो ई जो है इसको अभी हमने ऊपर देखे हैं अग्रस्वर में। अ जो है देखा जाए तो अ भी क्या है साथियों? अ तो हमारा मध्य स्वर है और आ देखा जाए तो आ ये जो है हमारा पश्च स्वर में आएगा। तो जबकि ए तो स्वर ही नहीं है तो हम ए की बात ही नहीं करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए है य, र, त, ल, ऑप्शन बी है य, र, ल, व, ऑप्शन बी तो अंतःस्थ व्यंजन है साथियों, आप सभी को मालूम है, और ऑप्शन सी जो है उष्म व्यंजन है जिसे संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो निश्चित रूप से ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है, वो जो है स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। आइए हम उसका पूरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इसका जो आंसर जो होगा साथियों ऑप्शन डी होगा। चलिए हम पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं व्यंजन के प्रकारों को। ये देखिए साथियों, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जिसमें स्पर्श व्यंजन 25, अंतःस्थ व्यंजन 4, उष्म व्यंजन 4, तो इन तीनों को मिलाकर होता है 33। परंतु जब कुल व्यंजनों की संख्या पूछी जाती है तब हम उपक्षिप्त व्यंजन को भी शामिल कर देते हैं, जिसे ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं, और संयुक्त व्यंजन को भी जोड़ देते हैं। तो निश्चित रूप से फिर संख्या हो जाती है 39। तो अगर कुल व्यंजन की बात करें तो 39 होती है और मुख्य व्यंजन की बात करें तो 33 होती है। तो इसे भी याद रखिएगा साथियों। इसमें देखा जाए तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आगे देखें तो आगे साथियों अंतःस्थ व्यंजन जो है 4 होती है इसकी संख्या, य, र, ल, व।
और उष्म व्यंजन की बात करें तो जिसे संघर्षी व्यंजन या उष्म व्यंजन भी कहते हैं, इसकी संख्या होती है 4, जो 3 स होता है और ह हलवाई का मिलाकर तो उष्म व्यंजन कहलाता है। वही अगर हम देखें तो टोटल इस प्रकार से देखें साथियों फ्लो चार्ट के माध्यम से, तो स्पर्श व्यंजन 25, अंतःस्थ व्यंजन य र ल व, उष्म व्यंजन स स ह, उक्षिप्त अढ़ियढ़ा, और वही उक्षिप्त को साथियों ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं, याद रखिएगा। और संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4, छ, त्र, ज्ञ और स्र। इसी को अगर हम समझें तो साथियों संयुक्त व्यंजन को भी पूछा जाता है। संयुक्त व्यंजन जो छ है वो किससे मिलकर बना है, तो क आधा का जो हलंत लगा रहता है तो हम इसे आधा पढ़ते हैं, तो आधा का और षटकोण का स मिलकर छत्री के छ बनता है। त्र जो मिलता है वो त और र से मिलकर बनता है, और वही ज और ज्ञ य से मिलकर ज्ञ बनता है। और वही स्र की बात करें तो आधा स और सलजम का स मिलकर तो और र मिलकर ये स्र बनता है। तो इस प्रकार साथियों ये संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन को भी पूछा जाता है। याद रखिएगा उक्षिप्त व्यंजन या इसी को द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं या ताड़नजात व्यंजन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो इनकी संख्या होती है 2, ये संस्कृत में नहीं होते, ये व्यंजन हिंदी के विकसित व्यंजन हैं। जिसे अढ़ा जो बात करें मूर्धन्य है, सघोष अल्प प्राण है, और वही अढ़ा की बात करें तो मूर्धन्य सघोष महाप्राण है। अभी हम लोग समझने वाले हैं साथियों कि जो सघोष अल्प प्राण और सघोष महाप्राण ये क्या होता है, आगे हम देखने वाले भी हैं। जब इसका क्वेश्चन आएगा तो फिर से हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तब तक के लिए फिर से हम अपने प्रश्न में पहुँचते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन है, च वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है। तो याद रखिएगा साथियों च वर्ग की जो ध्वनियाँ होती है वो तालव्य में आती है, याद रखना। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। इसे भी हम इसका फ्लो चार्ट के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए साथियों सभी वर्णों का उच्चारण स्थान है, जिसमें अगर हम सभी वर्णों का उच्चारण स्थान देखें तो कंठ से उच्चारण होने वाले, कंठ से उच्चरित होने वाले जो वर्ण हैं वो क ख ग घ ङ है, और ये जो स्पर्श व्यंजन में आता है। और वही अगर अ आ अह और ह ये भी कंठ वर्ण में ही आता है, याद रखिएगा कंठ से होने वाले उच्चरित वर्ण हैं। वही तालव्य की बात करें तो अभी इस प्रश्न में पूछा भी गया था कि च कौन से जगह से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं, तो याद रखिएगा तालव्य है, याद रखिएगा, जिसमें च छ ज झ य आता है, और ई बड़ा ई और सलजम के स और य आता है। तो ये जो है देखा जाए तो तालव्य से होने वाले उच्चारण है। वही मूर्धन्य देखा जाए तो मूर्धन्य से ट वर्ग जो है मूर्धन्य आता है, याद रखिएगा साथियों। तो ट ठ ड ढ ड़ और ये षटकोण का स ऋषिक ऋ ये जो है मूर्धन्य वर्ण है। और वही दंत्य वर्ण की बात करें तो त वर्ग जो आता है त थ द ध न, और साथ ही जो सरौता का स आता है वो दंत्य में आता है। वही ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ में प फ ब भ म आता है, और उ बड़ा उ ओष्ठ से आता है। वही कंठ और तालु दोनों को मिलाकर पूछा जाता है, क्योंकि अभी जो शिक्षक भर्ती 2023 में पूछा भी गया है कंठ तालव्य जो वर्ण है उसकी कौन है करके पूछा गया था। तो ए जो है ऑप्शन में दिया था साथियों, निश्चित रूप से यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंठ तालव्य वर्ण देखा जाए तो ए और अम जो है कंठ तालव्य है। वही कंठोष्ठ साथ में इसको कंठोष्ठ भी बोलते हैं। ओ और औ जो है कंठोष्ठ वर्ण आता है। वही दंतोष्ठ पूछा जाए दंत और ओष्ठ को मिलाकर तो य र ल व, और जो देखा जाए तो इसे जो है दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार से साथियों इसको याद रख सकते हैं, ये सभी वर्णों का उच्चारण स्थान है। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, य र ल व व्यंजनों को कहा जाता है। तो निश्चित रूप से अभी हमने इसके कॉन्सेप्ट में समझे हैं। य र ल व को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं साथियों, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, छ त्र ज्ञ इनमें से क्या है। तो याद रखिएगा अभी हमने देखे हैं, पूरे कॉन्सेप्ट में समझे हैं। छ त्र ज्ञ और स्र जो है संयुक्त व्यंजन में आता है, और यह जो है किससे किससे मिलकर बना है उसे भी हमने देखे हैं। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, लुंठित या प्रकंपित वर्ण कौन सा है। याद रखिएगा साथियों लुंठित या प्रकंपित वर्ण पूछा गया है, तो निश्चित रूप से र को यहाँ जो ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है उसे लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहते हैं, याद रखिएगा। ये देखिए लुंठित वर्ण, र को लुंठित वर्ण क्यों कहा जाता है, तो र को लुंठित वर्ण कहा जाता है क्योंकि र का उच्चारण करते समय जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करती है, तब इसे लुंठित वर्ण कहते हैं। प्रकंपित की बात करें तो र का उच्चारण करते समय जीभ में कंपन पैदा होने के कारण इसे प्रकंपित वर्ण भी कहते हैं। तो ये दोनों चीज कहा जाता है साथियों, याद रखिएगा लुंठित और प्रकंपित वर्ण।
तो साथियों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से वर्ण को ताड़न जात वर्ण कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है, जोड़ा है, इसे ताड़न जात वर्ण कहते हैं। याद रखिएगा, जो एक अढ़ी अढ़ा होता है, ये इसे जो है हम और भी हम क्या बोलते हैं, उपक्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, इसे ही ताड़न जात वर्ण भी कहते हैं। इसे ताड़न जात चिन्ह के कारण ताड़न जात वर्ण कहते हैं। ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है साथियों नीचे बिंदु, उसे जो है ताड़न जात चिन्ह भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं, जिह्वा मूली वर्ण कौन सा है। जिह्वा मूली वर्ण कौन सा है। ऑप्शन ए है क, ऑप्शन बी है त, ऑप्शन सी है स, ऑप्शन डी है ना। निश्चित रूप से साथियों आपको मालूम होगा या नहीं होगा तो भी जान लीजिए, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। जिह्वा मूली वर्ण क है। एक प्रकार से जिह्वा के मूल स्थान किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कंठ के पास जो होता है जिह्वा का मूल स्थान है, तो कंठ से होने वाले उच्चरित जो वर्ण है उसे ही जिह्वा मूली वर्ण कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, उच्चारण के आधार पर अ कौन सा वर्ण है। तो याद रखिएगा, अ जो है साथियों कंठ वर्ण है। हमने जो है उच्चरित जो स्थान वाला जो हमने कॉन्सेप्ट समझे, उसमें जो है कंठ में अ को निश्चित रूप से उस सारणी में देखे हैं। याद रखिएगा, तो उच्चारण के आधार पर अ जो है कंठ वर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। ऑप्शन ए है पार्श्विक, ऑप्शन बी है प्रकंपित, ऑप्शन सी है स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन डी है संघर्षशील। याद रखिएगा साथियों, ल जो है पार्श्विक ध्वनि उत्पन्न करने वाला वर्ण है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, कंठ एवं घोष ध्वनि उत्पन्न करने वाला है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर जो है मूल स्वर भी है, ह्रस्व स्वर भी है, कंठ भी है और घोष ध्वनि उत्पन्न करने वाला भी है। तो याद रखिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर होगा मूल स्वर में तो अ ही आता है, ह्रस्व स्वर में भी और कंठ से भी उत्पन्न होने वाला, और साथ ही साथ सभी जो स्वर होते हैं वो घोष होते हैं। याद रखिएगा, घोष सघोष देखते हैं, घोष और अघोष देखते हैं, उसमें घोष जो कि घोष में आता है सभी स्वर। आगे हम विशेष बिंदु में समझते भी हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, इसके उच्चारण में कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगने वाले स्वर को, जिसे हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। ऊपर हम इससे बनने वाले प्रश्न देख भी चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, कंठ वर्ण देखा जाए तो ये सब जो अ आ पंच और जो क वर्ग है वो, और ह जो है और विसर्ग जो है ये कंठ में आता है। घोष ध्वनि की बात करें तो इन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। इसमें 31 वर्ण शामिल है। याद रखिएगा, और वो 31 कौन कौन सा है, स्पर्श व्यंजन के वर्ग में आ जाता है तीसरा, चौथा और पांचवा के जो वर्ण हैं, अर्थात तीसरे लाइन, चौथे लाइन और पांचवें लाइन। अगर हम क वर्ग में देखें तो क ख ग घ रहता है, क ख ग घ अंगा, उसमें साथियों तीसरा फिर चौथा जो घ आएगा और अंगा, वो जो उसी में हर एक वर्ग में भी वो तीसरा चौथा पांचवा ही देखेंगे। तो निश्चित रूप से वो 15 हो जाता है, और सभी स्वर 11 और अंतःस्थ य र ल व और अन्य व्यंजक देखा जाए तो ह, ये कुल मिला के 31 वर्ण घोष ध्वनि उत्पन्न करने वाले वर्ण की श्रेणी में आता है। इसे भी याद रखिएगा। अब हम देखेंगे बाह्य प्रत्यय के आधार पर वर्णों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। ये अभी पूछा भी गया था साथियों, याद रखिएगा, और 19 में भी पूछा गया है। तो बाह्य प्रत्यय के आधार पर वर्णों के मुख्यतः याद रखिएगा 2 भेद होते हैं, घोष और या फिर हम बोलेंगे सघोष और अघोष। तो याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी है द्वित्व व्यंजन, ऑप्शन सी है स्पृष्ट व्यंजन, ऑप्शन डी है ईसत। तो निश्चित रूप से साथियों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी है संयोग द्वित्व, या इसे द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। याद रखिएगा साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है कि जब किसी व्यंजन का उसी व्यंजन के साथ संयोग हो तो उसे किस व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तो द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं और संयोग द्वित्व भी कहते हैं। विशेष बिंदु में हम और देखेंगे। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो संयोग द्वित्व जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है, जैसे कि क में क का संयोग हुआ है तो कक्का, सच्चा में च का संयोग हुआ है और अन्न में न का संयोग हुआ है, तो इसे संयोग द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है जिसे ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। तो निश्चित रूप से जो तीनों स है साथियों वो संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, और साथ ही साथ ह भी
संघर्षी व्यंजन या उसमें व्यंजन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, किन व्यंजनों को अर्धस्वर कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है, व और य, इसे अर्धस्वर कहते हैं। जैसे कि हम कांवा लिखना होता है तो हम आ के जगह में कांवा वा को भी उपयोग कर लेते हैं, अर्थात आ के जगह में वा का उपयोग हुआ निश्चित रूप से, तो इसे अर्धस्वर के रूप में इसमें बोलने में किसी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं हुई और शब्द भी लिखा गया। वही अगर हम गए में देखें तो ये भी गए सही हैं और ये भी गए सही हैं, लेकिन जो उपयोग हुआ है यहाँ पर ए और यहाँ पर हुआ है ये वाला ए, तो निश्चित रूप से इसे अर्धस्वर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, री की मात्रा को छोड़कर और और अह को लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों के मिलाप को क्या कहते हैं? तो निश्चित रूप से साथियों, आप सभी जानते हैं कि री को छोड़कर जो 12 हमारा स्वर है, 12 और री को मिलाकर 13, तो 12 उसमें हम 12 खड़ी के नाम से जानते हैं, जिसमें क, का, की ऐसे हम पढ़ते भी हैं। तो उसमें जो है री को छोड़कर बनाया गया रहता है, इसे हम 12 खड़ी का नाम देते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। सीजी व्यापम टेट 2019 में ये पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प किस प्रकार का व्यंजन है? तो निश्चित रूप से साथियों, आप सभी जानते हैं कि प जो है, याद रखिएगा, स्पर्श व्यंजन में आता है। इसमें लुंठित भी नहीं होगा, पार्श्विक भी नहीं होगा, नासिक्य भी नहीं होगा। इसमें जो स्पर्श व्यंजन है इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अलावा साथियों कुछ जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है उसे जो बच रहा था उसे भी समझ लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो घोषत्व के आधार पर स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर भी जो है वर्णों को बांटा गया है साथियों, वर्णमाला को। तो अघोष वर्ण और सघोष, जिसे घोष भी कहते हैं। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है, याद रखिएगा। और सघोष देखा जाए तो सघोष में जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है उसे सघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष वर्ण कहलाता है, याद रखिएगा। ये जो है पहला, दूसरा या तीसरा, चौथा, पांचवा की बात हो रही है, वो हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पर्श व्यंजन के चार्ट की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं साथियों, यहाँ पर जो है पहला और दूसरा जो देखा जाए, ये क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, ये प वर्ग का, उसमें का पहला दूसरा जो हम देखें तो वो आता है अघोष की श्रेणी में। वही तीसरा, चौथा और पांचवा आता है सघोष की श्रेणी में। तो इसे स्पेशली याद रखिएगा। और साथ ही साथ जो तीनों स है, तीनों सा अघोष कहलाते हैं, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि हम इस वीडियो में देखा जाए तो बहुत से क्वेश्चन शामिल भी किए हैं और देखा जाए तो ये इतना मतलब वृहद है साथियों कि बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। वीडियो अधिक लंबी ना हो इसलिए हमने टॉप 30 क्वेश्चन ही उठाए हैं इस वीडियो के माध्यम से। और वही हम सघोष की बात करें तो य, र, ल, व जो अंतःस्थ व्यंजन और साथ ही ह, छ, त्र, ज्ञ जो संयुक्त व्यंजन है वो पूरा सघोष में आता है, याद रखिएगा। अब वही अगर हम प्राणत्व के आधार पर वर्णमाला का वर्गीकरण करें तो 2 भागों में बांटा गया है इसे भी, अल्प प्राण और महाप्राण। तो याद रखिएगा, अल्प प्राण में आता है जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में हवा निकलती है उसे अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है वो अल्प प्राण कहलाता है। वही अगर हम देखें महाप्राण में, तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक मात्रा में हवा निकलती है वे महाप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है, याद रखिएगा साथियों। इसमें जो देखा जाए तो इसमें जो है पहला और तीसरा और पांचवा जो जिसे अल्प प्राण कहते हैं और दूसरा और चौथा को महाप्राण कहते हैं। अगर हम देखें य, र, ल, व, तो ये जो है अल्प प्राण की श्रेणी में आता है, जस्ट उल्टा हो जाता है देखा जाए तो। और स, स, ह, छ, त्र, ज्ञ, स्र ये जो है महाप्राण की श्रेणी में आ जाता है। तो इसे भी याद रखिएगा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी, जानकारी भी देख लेते हैं। आगत या गृहीत स्वर पूछा जाएगा तो जिसमें नुक्ता बिंदु लगा रहता है साथियों, क में, जैसे कि ये जो है अरबी फारसी से आया हुआ जो है वर्ण है, तो इसमें जो है ऐसे नुक्ता बिंदु लग जाता है, क, ख, ग, ज, भ। ये 5 जो है अरबी फारसी से आया हुआ व्यंजन है जिसे हम आगत व्यंजन भी या गृहीत व्यंजन भी कहते हैं। इसे भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। अब हम देखते हैं आगत स्वर की बात करें तो आ, केवल आ में अगर हम ये ऐसा लग जाता है साथियों तो उसे हम आगत स्वर कहते हैं। ये अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है।
स्वर यंत्रीय या काकल्य वर्ण की बात करें तो ह को स्वर यंत्रमुखी या काकल्य वर्ण कहते हैं। और क्यों बोलते हैं तो बोलते समय वायु बिना किसी उच्चारण स्थान को स्पर्श किए मुख से तेज प्रवाह से निकलती है, तो निश्चित रूप से इसे स्वर यंत्रमुखी या काकल्य वर्ण कहते हैं। वही अर्धस्वर की बात करें तो अर्धस्वर य और व को कहते हैं। हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखे हैं, तो निश्चित रूप से देखा जाए तो हम इसको समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। लुंठित वर्ण भी देख चुके हैं साथियों, एक ऑप्शन में आया था एक प्रश्न में। तो लुंठित वर्ण र को कहते हैं, जो कि जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करती है, इसलिए इसे लुंठित वर्ण कहते हैं। वही पार्श्विक वर्ण की बात करें तो ल को कहते हैं साथियों, जीभ के पार्श्व या बगल से निकल जाते हैं जो हम उच्चारण करते हैं, तो जो हवा होती है वो जीभ के पार्श्व या बगल से निकल जाती है, इसलिए इसे पार्श्विक वर्ण कहते हैं। अमानक वर्ण की बात करें तो अमानक वर्ण भी याद रखिएगा, जैसे कि साथियों पहले पुराने हमारे ग्रंथों में अभी भी दिख जाता है। त्र जो लिखा रहता है वो इस प्रकार से दिखता है, और ल जो दिखता है वो इस प्रकार से, और सलजम का स इस प्रकार से दिखाई देता है। वही अ को देखें तो ऐसा दिखता रहा है पहले, और झ को देखा जाए तो इस प्रकार लिखा जाता था, अभी भी बहुत पुराने ग्रंथों में आपको मिल जाएगा। ख को देखा जाए तो इस प्रकार का, और अड़ा को देखा जाए तो इस प्रकार का देखने को हमें मिलता है। तो ये जो है अमानक वर्ण कहलाते हैं। वही अगर हम देखें प्रकंपित वर्ण तो र को ही प्रकंपित या लुंठित वर्ण कहते हैं साथियों। वही अगर हम संपृक्त ध्वनियों की बात करें तो जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाती है तो उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं, जैसे संबल, रिक्त स्थान आदि। तो साथियों याद रखिएगा, संबल में स और ब के बीच म उपयोग हुआ है जो एक साथ संयुक्त हो गए हैं, तो ये भी कई बार पूछा गया है। वही युग्मक ध्वनियों की बात करें या इसे द्वित्व वर्ण भी कहते हैं, हमने इस वीडियो में हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखे हैं। जब एक ही प्रकार के जो व्यंजन हैं वो एक साथ संयुक्त होकर मिलते हैं तो उसे जो है द्वित्व वर्ण कहते हैं या युग्मक ध्वनियाँ उत्पन्न करने वाले वर्ण कहते हैं, जैसे कि कच्चा में, पक्का में, उल्लास में, दिक्कत, प्रसन्न में देखा जा रहा है। अमात्रिक वर्ण की बात करें तो अमात्रिक वर्ण में केवल अ की मात्रा जुड़ी होती है, तो अमात्रिक वर्ण कहलाते हैं, जैसे कि कम, पल पल, अब, करलव, कलरव, तो ये जो है अमात्रिक वर्ण कहलाते हैं। जीवामूली वर्ण की बात करें तो जिन वर्णों का उच्चारण जिह्वा के मूल स्थान या अर्थात कंठ से होता है उन्हें जिह्वामूली वर्ण कहते हैं, जैसे कि क वर्ग, अर्थात इसे कंठ से होने वाले वर्ण कंठ से होने वाले उच्चरित वर्ण भी कह सकते हैं। ताड़न जात वर्ण की बात करें तो हम इसका भी चर्चा कर चुके हैं ऊपर में, तो याद रखिएगा इसे भी। और वही दंत मूल्य या वर्च्य वर्णों की बात करें तो ये भी जानते हैं साथियों आप सभी, इसमें हम लोग देखे भी हैं। और रेफ की बात करें, रारेफ ऐसे भी हम बोल देते हैं, तो धर्म, कर्म, चर्म, स्वर्ण जो रारे लगा है उसे हम जो है रारेफ बोलते हैं, याद रखिएगा। और इसी प्रकार साथियों आपने देखे होंगे जैसे कि जो खड़ी पाई वाले होते हैं उसमें ऐसे रारेफ लगता है, और वही अगर इस प्रकार का रहता है तो वो पहले इस मतलब जो है म में पहले लग जाता है। तो इस प्रकार साथियों व्यंजन दो तरह कैसे लिखे जाते हैं, खड़ी पाई वाले, बिना खड़ी पाई वाले। तो इस प्रकार से हमने देखा ये बिना खड़ी पाई वाले हैं और ये खड़ी पाई वाले हैं। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। तो निश्चित रूप से साथियों हमने इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण MCQ के साथ ही साथ पूरा वर्णमाला का कॉन्सेप्ट भी देखें। आने वाले वीडियो में फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।